So, first important derivation is derivation of Newton's second law. So, न्यूटन सेकंड लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है? F इज इक्वल टू ma. तो हमें जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है F इज इक्वल टू ma. तो हम कैसे प्रूफ करेंगे ये देखो. We will consider an object of mass m. m मास का एक ऑब्जेक्ट है. It is moving with some velocity u. ये किसी वेलोसिटी u से मूव कर रहा है. ठीक है. We are considering an object of mass m which is moving with a velocity u. अब क्या होता है इस just hold on for a moment. तो सपोज ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और जो u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये एरो मैं ऊपर नहीं देता हूं, u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इस पे एक फोर्स लगता है F t सेकेंड्स के लिए. ठीक है. इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लग रहा है F. कितने समय के लिए लग रहा है? t सेकेंड्स के लिए लग रहा है. तो हमें पता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा तो वो उसकी स्पीड को क्या करेगा? बढ़ाएगा. सो यहां पर टाइम जो है ये 0 है. 0 सेकेंड. 0 सेकेंड का क्या मतलब होता है? जब हमने फोर्स लगाना शुरू किया उसको हम बोल रहे हैं 0 सेकेंड. सो इस पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है और फोर्स कब तक लगता है? t सेकेंड्स तक लगता है. फोर्स कब तक लग रहा है? t सेकेंड्स तक लग रहा है. तो t सेकेंड्स तक जब फोर्स लगता है तो हम देखते हैं इसकी वेलोसिटी जो है अब ये हो चुकी है v. द वेलोसिटी हैज बिकम v और फोर्स लगना अब बंद हो चुका है. ठीक है. बात समझ में आई सभी को? t सेकेंड तक फोर्स लगता है. ठीक है. सॉरी. t सेकेंड्स तक फोर्स लगता है और इस दौरान इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है? v हो जाती है. सो लेट अस राइट दिस थिंग नाउ. कंसीडर an object of mass m moving with an initial velocity of u meter per second. A force F acts on it for t seconds, due to which its velocity increases to v meter per second. उसकी वेलोसिटी क्या होती है? v मीटर पर सेकेंड हो जाती है. नाउ हम मानते हैं कि लेट a बी द एक्सेलरेशन. अब वेलोसिटी क्योंकि चेंज हुई है तो देयर इज एन एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो लेट a बी द एक्सेलरेशन. a को हम क्या मानते हैं? एक्सेलरेशन मानते हैं. यहां तक सभी को बात समझ में आ गई है? नाउ इनिशियल मोमेंटम. मोमेंटम क्या होता है भाई? मोमेंटम इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज रिप्रेजेंटेड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. तो इनिशियल मोमेंटम जो हो जाएगा, जिसको हम यहाँ पे p और नीचे स्मॉल i से डिनोट कर रहे हैं. ठीक है. मोमेंटम को p से डिनोट किया जाता है क्योंकि हम इनिशियल मोमेंटम की बात कर रहे हैं. तो मैंने यहाँ पे क्या किया? नीचे स्मॉल i लगा दिया है. सो इट इज इक्वल्स टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी क्या है भाई? u है. सो इनिशियल मोमेंटम इज mu. फाइनल मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम को हम डिनोट कर रहे हैं pf से. ये हो गया mv. यहां तक सभी को बात समझ में आ गई है? तो देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम की अगर हम बात करते हैं तो चेंज का क्या मतलब होता है? फाइनल माइनस इनिशियल. तो इट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम
माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम इज mv, इनिशियल मोमेंटम इज mu, m को हम यहां पे कॉमन ले सकते हैं, इट इज v माइनस यू। सो चेंज इन मोमेंटम क्या है, m ब्रैकेट v माइनस यू। सो दिस इंप्लाइज दैट अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करें, तो भाई रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम का क्या मतलब, देखो रेट का क्या मतलब होता है, किसी भी क्वांटिटी को जब हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो हम बोलते हैं रेट की हम बात कर रहे होते हैं। तो अगर मैं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम की बात कर रहा हूं, इट इज बेसिकली चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। क्या यहां तक सभी को बातें समझ में आ गई है? कंफर्म करो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े हम। अब हम आगे देखते हैं। सो देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का क्या मतलब हो गया, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। चेंज इन मोमेंटम क्या है भाई हमारे पास, एम वी माइनस यू अपॉन टाइम। ठीक है, सो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, m इंटू ए लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं, सिंस ए का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। तो यहां तक बात आई समझ में। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या है, ये है एम ए। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं। सो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या है, एम ए आ चुका है। अब इसके आगे देखो ना, न्यूटन सेकंड लॉ क्या स्टेट करता है, ये देखो। बाय न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट सभी ने अभी लिखा है। क्या बोलता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, जो फोर्स अप्लाइड होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। द फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम हमने क्या लिया है, एम ए। फ्रॉम वन आई कैन राइट दिस। वन में रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम मैंने क्या माना है, क्या डिड्यूस किया, एम ए डिड्यूस किया, तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम ए। अब जब भी प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटती है, ठीक है, जब भी प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटा के हम यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे, तो हमें एक कांस्टेंट यहाँ पे लगाना पड़ जाएगा। सो एफ जैसे हम इक्वल टू लगाते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इक्वल टू से रिप्लेस करते हैं, तो एक कांस्टेंट आ जाता है। कांस्टेंट की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की जाती है, ठीक है। सो के एम ए, सो वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी।
अब देखो, ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है ना, इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होती है, तो मैंने पहली बात बताई। और दूसरी बात क्या होती है कि अलग-अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स में इसकी वैल्यू अलग-अलग हो सकती है। जैसे हम क्या यूज करते हैं, हम जनरली एसआई यूनिट्स यूज करते हैं, एसआई सिस्टम यूज करते हैं, बट डिफरेंट अलग-अलग यूनिट्स भी होते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं, जैसे कि सीजीएस होता है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, the value of k is experimentally found to be is experimentally found out to be 1। एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि k की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। तो देयरफॉर f क्या हो गया, f इज इक्वल टू ma। ठीक है, यहां तक बात आ गई सभी को समझ में। अब यहां से देखो, जो यूनिट ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स होता है वो होता है न्यूटन। तो 1 न्यूटन को डिफाइन करने भी आ सकता है, ठीक है, 1 न्यूटन को डिफाइन करने भी आ सकता है। तो 1 न्यूटन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये देखो, यहां से समझने की कोशिश करो, ठीक है, मैं समझाते हुए डिफाइन करवा रहा हूं। एफ की वैल्यू 1 न्यूटन कब हो सकती है, एफ की वैल्यू 1 न्यूटन कब हो सकती है, जब, फिर चलो मैं ऐसे समझाता हूं तुम्हें। 1 न्यूटन डिफाइन करवाने से पहले मैं यहां पे देखता हूं। देखो, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या आ गया, 1 न्यूटन आ गया। तो फोर्स का ऐसा यूनिट है 1 न्यूटन। मास का क्या होता है, 1 केजी होता है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है फॉर्मूला। तो 1 न्यूटन फोर्स लाने के लिए हमारे पास मास कितना होना चाहिए, 1 केजी होना चाहिए, और एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। दोबारा ध्यान से समझना, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 केजी, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास क्या भाई, 1 केजी है, और हम चाहते हैं कि इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हो। इस ऑब्जेक्ट की मास कितनी है भाई, 1 केजी है, और हम क्या चाहते हैं, इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो। तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, यहां पे हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जो फोर्स लगाएंगे, पूछा गया है कि अगर मान लो मेरे पास मास 1 केजी का हो और उसमें मुझे एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का प्रोड्यूस करना हो, तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। सो हमें जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो 1 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। तो 1 न्यूटन क्या होता है, 1 न्यूटन फोर्स की वो वैल्यू होती है जो कि जब 1 केजी के ऑब्जेक्ट पे लगाई जाए तो उसमें वो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस करेगी, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की प्रोड्यूस करेगी। यहां तक सभी बच्चों को बात क्लियर है भाई। तो व्हाट इज 1 न्यूटन, 1 न्यूटन क्या है, इट इज दैट वैल्यू ऑफ फोर्स which when applied to a mass of 1 kg produces an acceleration of 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही एक्सेलरेशन होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये 1 न्यूटन का डेफिनेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सभी को ये बात समझ में आ गई है, कॉपी हो गया है, कुछ छूटा है तो बता दो पिछले स्लाइड में से।
जिसने जिसने कॉपी किया कंफर्म कर दो भाई, और जिसका छूटा है वो भी बता दो, अगर पिछला स्लाइड में से कुछ छूटा हुआ होगा तो। सभी ने कॉपी कर लिया है इसे? चलो आगे बढ़े। जो हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो है न्यूटन फर्स्ट लॉ यूजिंग सेकंड लॉ। सेकंड लॉ का यूज करते हुए फर्स्ट लॉ को डिराइव करना है, ठीक है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट सभी को पता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन remains in uniform motion until and unless an external unbalanced force is applied on it। कहने का मतलब है अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा अलोंग द स्ट्रेट लाइन, जब तक कि बाहर से कोई फोर्स उस पे अप्लाई नहीं किया जाए। ठीक है, बाहर से कोई अनबैलेंस फोर्स जब तक उस पे अप्लाई नहीं किया जाए तब तक वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगा। तो ये जो उसकी इनएबिलिटी होती है टू चेंज द स्टेट, इसको हम इनर्शिया भी बोलते हैं। ठीक है, कि वो अपनी मर्जी से स्टेट को चेंज नहीं कर सकता। ये जो इनएबिलिटी है इसको हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया भी बोलते हैं। तो फिलहाल हम ये प्रूव कर रहे हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ को सेकंड लॉ से कैसे प्रूव किया जा सकता है। अब देखो हम कैसे करते हैं। हम जानते हैं वी नो F इज इक्वल टू एम ए। एफ एम ए के इक्वल होता है, ठीक है, बाई सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ से हम क्या समझते हैं? F इज इक्वल टू एम ए। तो देखो भाई, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? एम वी माइनस यू अपॉन टी। क्यों मैं ऐसा लिख सकता हूं? सिंस A इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर हम बोलते हैं कि नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया गया है तो उस केस में F की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, बाहर से कोई फोर्स अप्लाई ही नहीं किया गया है
तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ? एफ की वैल्यू क्या है? 0 हो रही है। लेकिन एफ, चलो इसको मैं मानता हूं 1 और इसको मैं बोलता हूं 2। अब देखो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 में एफ की वैल्यू ये आ रही, 2 में एफ की वैल्यू ये आ रही, तो 1 एंड 2 से हम क्या लिख सकते हैं? एम बी माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू 0। टी को हम उधर भेज देते हैं, सो टी इंटू 0 इज 0। यहां तक बात आई सभी को समझ में? अब देखो हमारे पास यहां पे दो टर्म है, दिस इज टर्म 1 एंड दिस इज टर्म 2। दो टर्म का अगर मान लो, मैं यहां पर रफ में एक बात बता रहा हूं तुम्हें कि इफ x इंटू वाई इज 0, अगर x को y से मल्टीप्लाई करते हो 0 आता है, तो इसका ये मतलब है इधर x इज इक्वल टू 0, या तो x 0 हो और y इज इक्वल टू 0, या दोनों भी 0 हो सकते हैं। बट दिस इज नेसेसरी। अगर दो टर्म का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो वो तभी पॉसिबल है जब दोनों में से कोई एक एटलीस्ट 0 हो। दोनों में से किसी एक को तो 0 होना ही पड़ेगा, तभी दो टर्म का प्रोडक्ट 0 आ सकता है, नहीं तो कभी भी नहीं आ सकता है। सो यहां पर एक टर्म है m, दूसरा टर्म है v माइनस यू, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। सो दिस इंप्लाइज दैट इधर m इज इक्वल टू 0 और v माइनस यू इज इक्वल टू 0। अब देखो मास तो कभी भी 0 नहीं हो सकता ना, एज मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी 0। किसी ऑब्जेक्ट का मास तो कभी 0 नहीं हो सकता ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो पार्टिकल से बना हुआ है, उसका मास तो होगा ही होगा, मास कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो ये टर्म 1 कभी भी 0 नहीं होगा। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि जो टर्म 2 है इट शुड बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब v इज इक्वल टू u। बच्चे यहां तक किसी को डाउट है तो पहले कंफर्म करो, फिर हम आगे चलेंगे। डाउट है तो क्लियर करो और कॉपी करो, साथ साथ बनाते जाना है, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर पहले तो आपने करवा ही रखा है, दोबारा बना के क्या करेंगे, हम उसी से देख लेंगे। यू हैव टू राइट इट डाउन, राइट लिखोगे तभी दिमाग में याद रहेगी चीजें, ठीक है? और जो मैं रफ में करवा रहा हूं तुम वो रफ में लिखना, एग्जाम में मत लिखना, बट अभी रफ में लिखो कि तुम्हें रिवीजन करते वक्त सब याद रहे कि आप पढ़े हो, कैसे पढ़े हो। होता जाएगा, मुझे कंफर्म करते जाना। Yes, Chirag, you may leave. I'll upload the video. भाई जिनका जिनका हो गया कंफर्म करते जाना, ठीक है?
सुराज तुम्हें समझ में आ रही है भाई चीजें? अब इसके आगे देखो, अब इसके आगे देखो। तो फ्रॉम 3 हम क्या कह सकते हैं? देखो 3 में क्या समझ में आ रहा है ना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी, तो अगर फोर्स नहीं लग रहा है, जो हमने प्रूफ के स्टार्टिंग में देखा था, इफ नो फोर्स इज अप्लाइड, तो उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी? फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी की जितना ही रहेगी। सो फ्रॉम 3 it is clear that in absence of force, इसे हम एंड में लिख देते हैं, इसे हम एंड में लिख देंगे। पहले हम यहां से लेते हैं, इफ ऑब्जेक्ट वॉज एट रेस्ट, अगर ऑब्जेक्ट मान लो स्टार्टिंग में रेस्ट में था इनिशियली, तो u क्या होगा? u होगा 0। तो फ्रॉम 3 v की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो भी 0 हो जाएगी ना, क्योंकि u इज इक्वल टू v। u और v की वैल्यू क्या है? सेम है। इसको मैं मान लेता हूं 4। so now I can write thus from 3 and 4 it is clear that from 3 and 4 it is clear that in absence of an external force, an object remains at rest or in uniform motion along a straight line, okay, which is Newton's first law। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रूफ, न्यूटन फर्स्ट लॉ यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ। जानवी समझ में आ गया डेरिवेशन? चलो
सभी का कॉपी हो चुका है, आगे चले। चलो इस सेशन में 1 मिनट बचा हुआ है, कॉपी कर लो। इसके बाद दोबारा हम सेशन स्टार्ट करते हैं, उसमें हम आगे करेंगे। एंड स्वराज उस सेशन को मिस मत करना, सेम लिंक से ज्वाइन होगा। Now our third important derivation is law of conservation of momentum का proof. So law of conservation of momentum क्या बोलता है? When external force is absent. Absent का क्या मतलब है? Not applied. अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, then sum of initial momentum जो होता है, मोमेंटम का प्लूरल मोमेंटा हो जाता है, ठीक है? तो सम ऑफ इनिशियल मोमेंटा जो होता है इट इज इक्वल टू सम ऑफ फाइनल मोमेंटा। तो अगर मान लो मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स है और ये जो ऑब्जेक्ट्स है इनका मास है m1 और m2, और ये ऑब्जेक्ट्स जो मूव कर रहे हैं ये मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी u1 एंड u2, जहां पर मैं मान के चल रहा हूं कि पीछे वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा है। तो अगर पीछे वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा है तो ये आगे वाले को हिट करेगा, तो कुछ समय के बाद ये एक दूसरे को हिट करते हैं, और ये जो दोनों ने एक दूसरे को हिट किया है तो ये टी टाइम के लिए एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं, ठीक है? दे रिमेन्स स्टक फॉर टी सेकेंड्स। टी सेकेंड बहुत छोटा टाइम है, 1 सेकेंड से भी बहुत छोटा टाइम है। सो ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? स्टक रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं। तो जब ये पीछे वाला मतलब m1 जो है वो m2 को हिट करता है तो वो m2 पे एक फोर्स लगाता है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, ठीक है? m1 m2 पे फोर्स लगाता है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? फोर्स ऑन टू। कौन लगा रहा फोर्स भाई? 1 लगा रहा है। न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो सेकंड वाला है वो भी फर्स्ट वाले पे उतना ही फोर्स लगाएगा, जिसको हम लिखते हैं F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। यहां तक सभी को बात समझ में आ गई है? आफ्टर दैट क्या होता है? दोनों सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन अब इसकी जो वेलोसिटी है ये v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, जहां पे अब सेकंड वाले की वेलोसिटी ज्यादा है। तो सवाल ये उठता है कि पहले वाले की वेलोसिटी जो है वो घट रही है और दूसरे वाले की वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। अगर हम इंडिविजुअली देखें तो पहले वाले की वेलोसिटी घट रही है और दूसरे वाले की वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन एज अ सिस्टम अगर हम देखते हैं, सिस्टम मतलब इस पूरे को इकट्ठे देखते हैं, सिस्टम का क्या मतलब है?
दोनों को इकट्ठे देखने को हम बोलते हैं सिस्टम। एज अ सिस्टम जब हम देखेंगे तो हम ये नोटिस करेंगे कि पहले वाले की वेलोसिटी जितने से घटी दूसरे वाले की उतने से बढ़ जाएगी। ठीक है, पहले वाले का मोमेंटम जितने से डिक्रीज होगा दूसरे वाले का मोमेंटम उतने से इंक्रीज हो जाएगा। सो नेट डिक्रीज या इंक्रीज इन मोमेंटम जीरो होगा। सिस्टम का मोमेंटम ना ही घटेगा ना ही बढ़ेगा। इंडिविजुअली मोमेंटम घट रही है या बढ़ रही है, बट सिस्टम का मोमेंटम जो होगा वो ना ही घटेगा ना ही बढ़ेगा। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं m1u1 प्लस m2u2 is equals to m1v1 प्लस m2v2। इसे नोट डाउन कर लो पहले, फिर हम इसको प्रूव करते हैं। यहां तक सभी का हो चुका है, आगे बढ़े हम। फाइन। सो नाउ इसको हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ हम लेते हैं, लेट टू बॉडीज ऑफ मास m1 and m2 be moving with initial velocity u1 and u2 such that u1 is greater than u2 in a straight line। हम क्या मानते हैं, हमारे पास दो बॉडीज है m1 और m2 और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है u1 और u2, जहां पे u1 की वैल्यू ज्यादा है कंपेयर टू u2 और वो कैसे मूव कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, बाद हम लिखेंगे ड्यूरिंग द कोलिजन विच लास्ट फॉर टाइम t
40 seconds both bodies exert an equal and opposite force on each other. तो यहां पे मानते लेट F12 be the force exerted by 1 on 2, force exerted on body 1 by body 2, ठीक है, and F21 be the force exerted by body 2 on body 1. यहां पे ऐसे कर लो, force exerted by body 1 on body 2, ऐसे कर लो, and F21 be the force exerted by body 2 on body 1. So after the collision, the velocity, the final velocity of bodies becomes V1 and V2, जहां पे अब V1 is less than V2. यहां तक जिसका हो जाएगा वो पहले कंफर्म करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे. जिसका इसका कॉपी हो जाएगा, यू कैन टेल मी. तो अब देखो भाई इसके आगे क्या होगा. So by second law, using second law, न्यूटन सेकंड लॉ, F12 को हम क्या लिख सकते हैं, M1 इंटू A1, फोर्स एक्सर्टेड बाई 1. 1 कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, जो जितना उसका मास होगा और जो उसका एक्सेलरेशन होगा. A1 को लिखा जा सकता है V1 माइनस U1 अपॉन टी टाइम टी. तो ये हो गया F12 की वैल्यू. सिमिलरली F21 जो हो जाएगा वो हो जाएगा M2 V2 माइनस U2 अपॉन टी. ये हो गया सेकेंड इक्वेशन. अब बाय थर्ड लॉ, बाय न्यूटन थर्ड लॉ, F12
इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। माइनस का क्या मतलब होता है भाई? इक्वल एंड ऑपोजिट है। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करो। दिस इंप्लाइज दैट F12 का हो गया M1 V1 माइनस U1 अपॉन T इज इक्वल टू माइनस ऑफ M2 V2 माइनस U2 अपॉन टाइम T। T को हम दोनों तरफ से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हुआ M1 V1 माइनस M1 U1 इज इक्वल टू माइनस M2 V2 प्लस ऑफ M2 U2। U वाले टर्म्स को एक तरफ ले आओ, तो इसको मैं इधर ले जाता हूं, और जो V वाला टर्म है उसको मैं इधर ले जाता हूं, तो देखो क्या हो जाएगा। इट विल बिकम M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो ये तीन डेरिवेशन इस चैप्टर में मैंने तीनों करा दिया है। प्रैक्टिस इट, और प्रैक्टिस करके यू हैव टू सॉल्व इन द कॉपी एंड सेंड मी द पीडीएफ। ठीक है, प्रैक्टिस का पीडीएफ भेजना है। नेक्स्ट क्लास में वी विल डू द न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। इफ यू हैव कॉपीड यू कैन लीव द सेशन।